तेरी मुश्किलों में मैं न मुंह मोड़ूंगा, तुझे रास्ते में नए सौंपूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। कम ऑन ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को था बड़ी बेसब्री से इंतजार। मई 2025 वाले मेरे सारे बच्चों का मैराथन आज से यहाँ पे चालू होता है। बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी रिवीजन्स और इस बार है कुछ नया। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। प्रिंस जायसवाल, दक्ष लांबा, कृष बारे, रवि राज, नमस्वी पटेल, सिद्धार्थ, साक्षी शाह और कौन कौन है यहाँ पर? फटाक से आ जाओ। मनन शर्मा, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। विल जस्ट वेट फॉर अनदर 1 मिनट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। और जैसे ही ज्वाइन करते हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना है सिर्फ और सिर्फ एक बार। चलिए, सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पूरी टीम एकाग्रता के बिहाफ पे आप सभी का करता हूं स्वागत। मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। सारी चीजें बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहे यहाँ पर। और जैसे ही वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं वैसे ही आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया। दक्ष लांबा, गुड इवनिंग। मृदुल, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग। सिमरन कौर, मनीष सोलंकी, खुशी वर्मा, न्यू आईडी, अच्छा बहुत बढ़िया। स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। मेशवा पटेल, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए। अपने 3 सक्सेस मंत्रास पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ आप सभी का कर रहा हूं स्वागत। थोड़ा सा मुझे अलाउ कीजिए, शुरुआत में कुछ आपको डिटेल्स बता दूं, बेसिक्स बता दूं, उसके बाद में मैं टीचिंग यहां पर करूंगा चालू, ठीक है। आज का जो सेशन है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट यार। टीचिंग ना एक तपस्या की तरह होती है और एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को कुछ इंट्यूशंस आते हैं, मतलब टीचर्स को, हम लोगों को कुछ फीलिंग आती है, स्ट्रांगली फील होता है कि यार ये चैप्टर पे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन बने ना बने, बट बच्चों को पढ़ना जरूर चाहिए। ये कंसेप्ट जो है, इट्स नॉट वर्थ मिसिंग। बहुत सारा PYQ एनालिसिस करते हैं, इतने समय से क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मैराथन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि यार ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ से, जिसको हम लोगों को बैठ के आज सॉल्व करना चाहिए। अब ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, तो इसका शुरुआत करते हैं। वेल, मैराथन का मेरा पूरा के पूरा टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लीजिएगा। इस बार के मैराथन्स बहुत अलग होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी 4D मैराथन्स। अब इसको 4D क्यों कहा है? क्योंकि हर मैराथन से ये बहुत अलग है। इस बार के मैराथन इस तरीके से डिजाइन किए गए कि जो भी टॉपिक्स हम लोग पिकअप करेंगे उसका ब्रीफ कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेल्फ असेसमेंट होगी, क्लास के अंदर ही सेल्फ असेसमेंट होगी, और फिर बाद में मैं दूंगा एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रॉपर आपको पूरे नोट्स वगैरह मिलेंगे, कब कहाँ कैसे। सिंपल है, ये एक QR कोड है, सिंपल। अभी इस पर कुछ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अपडेट हो जाएगा। जो जो सेशंस होंगे उन सभी सेशंस की लिंक्स यहाँ पर अपडेट होती जाएगी। तो ये QR कोड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे नोट्स, सारे लिंक्स, सारे मैराथन, सारे सेशन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। टाइम टेबल देख लेते हैं बेटा जी एक बार। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 26th of April, yesterday I posted a video at 6 PM। इसी समय लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर CA फाउंडेशन, अगर किसी ने नहीं देखा है तो फटाक से जाकर वो देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी हम कैसे करने वाले हैं। आज अब 3rd मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 शॉट रिवीजन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों की जो फरमाइश थी, आप लोगों की जो डिमांड थी, उस पर कल से शाम को 8 बजे अगले 4 दिनों में मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। और टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, कंपनी अकाउंट्स हम लोग कल से कवर करने वाले हैं। 3rd मई को 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। 4th मई को फुल सिलेबस का पेपर है आपका। अब इसमें कुछ इंटरचेंज हो सकता है, मैं भी प्लान कर रहा था कि पेपर में आपका 3 तारीख को लेकर ये वाला सेशन मैं 4 तारीख को लूँ, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। 5 तारीख को फुल सिलेबस का जो पेपर है उसका लाइव इवैल्यूएशन होने वाला है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स कल से है बेटा। गुड इवनिंग सुमित। फिर 9th मई से आपकी मैराथन स्टार्ट हो रही है। 9th मई को हम लोग 3 टॉपिक्स करने वाले हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 4D मैराथन्स, मतलब वो चारों चीजें कवर करके। 10th में फाइनल अकाउंट्स, NPO, सिंगल एंट्री सिस्टम। आई हैव कंबाइंड द फैमिली ऑफ 3 टॉपिक्स। 11th में डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स। 13th में कंपनी अकाउंट्स। बड़े बड़े टॉपिक है ना, दे डिजर्व्स टू बी डेल्ट विद इंडिविजुअली। अब हम आते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, 14th में, 15th को पेपर है ना, तो 14th में को सुबह 8 बजे मैं सुपर 30 नाम से एक सेशन लेने वाला हूँ, जहाँ पे 30 मोस्ट
सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में। दोपहर में 4 बजे ट्रू और फॉल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन होने वाला है। शाम को 8 बजे एक मोटिवेशनल सेशन होगा, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर है। जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह आपका एग्जामिनेशन डे वार्म अप सेशन होगा, फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन ऑन द सेम इवनिंग। अच्छा, इन सब के अलावा आपके लिए कुछ और अच्छी खबरी, खुशखबरी आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब मई 25 सितंबर 25 सारे बच्चों के लिए। हमको पता है कि एग्जाम्स चालू हो रही है, हमको पता है कि अब ये जो समय है आपको बहुत सारे कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ढूंढना ना पड़े कंटेंट, आपके लिए चीज़ें सभी आसान हो। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक नया डेडिकेटेड चैनल बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सभी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग न्यूज़। तो फटाक से क्या करना है, सबसे पहले जाकर ना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज का भी जो ये सेशन हो रहा है, ये सेशन वहां पर जाएगा, मतलब एक बार ये सेशन यहां पर हो जाए उसके बाद ये सेशन वहां पर चला जाएगा। एक डेडिकेटेड चैनल सीए फाउंडेशन का, एकाग्रता सीए फाउंडेशन क्लासेस के नाम से खल्लास। बस इतना सिस्टमैटिक आपको कंटेंट मिलेगा वहां पर, सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का। जितने भी ये मैराथन्स हो रहे हैं सारा के सारा कंटेंट आपको वहां मिलेगा। मतलब अब जो है ना, ये चैनल पे इंटरमीडिएट का भी कंटेंट होता है, अभी इंटरमीडिएट की मैराथन्स चालू हो रही है, फाउंडेशन का भी कंटेंट होता है। तो कहीं ना आप लोग भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने ओशियन ऑफ कंटेंट में हम हमारी वीडियोस कैसे ढूंढें। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सब्सक्राइब टू अवर न्यू चैनल एकाग्रता सीए फाउंडेशन क्लासेस के नाम से नया चैनल बना है, फटाक से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आई जस्ट वेट फॉर 1 मिनट फॉर एवरीवन। देखता हूं जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है ये सेशन, क्या सबने सब्सक्राइब किया है? नो 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 नो, आई कांट सी एवरीवन सब्सक्राइबिंग। कम ऑन, क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्वी आपको पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब हो गया। अब एक काम करो, ये वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक मैंने आपको बता दी, ये वही क्यूआर कोड है जिसपे आपको सारे मैराथन के लिंक्स, नोट्स मिलने वाले हैं। अब फटाक से अपना कैलकुलेटर निकाले, अपनी रजिस्टर निकाले, बुक निकाले जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और अपना पेन पेपर स्टेशनरी आइटम सब कुछ निकाले। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सिस्टमैटिकली साथ में सॉल्व करेंगे। तैयार है सभी लोग? एक बार फटाफट मुझे जोश दिखा दो यार लाइव चैनल में, है ना, लाइव चैट में जोश दिखा दो यार एक बार, जबरदस्त वाला, कि ऐसे फीलिंग बन जाए कि यार सही में सर मजा आ गया। वो जोश दिखा दो लाइव चैट में एक बार क्विकली मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तैयार है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डोंट गो इनटू द सोर्सेस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दक्ष बेटा लेट्स स्टार्ट द सेशन। जितना मैं समझ पा रहा हूं लास्ट लाइन पहले पढ़ते हैं, वहां से समझ में आएगा क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। बहुत ही बढ़िया। तो बेटा जी पहला क्वेश्चन यहां पर बन गया है, कौन से चैप्टर का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। कौन सा है बेटा जी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं ये कितने मार्क का है और उसके बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। और जब मैं कहता हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारा इसका स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो होता है 9 मिनट्स, लेकिन अभी हम टाइम बाउंड होकर नहीं करने वाले, ठीक है। अभी वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू इट। Mrs. Satyapal Steels were unable to agree the trial balance as on 31st March 2024 and have raised a suspense account for the difference. Next year the following errors were discovered. अब यहाँ पर बात होगी बहुत ही क्लियर, कोई परेशानी की झंझट ही नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा जी ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टेज नंबर 3 का, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर में दोस्तों हम लोग 3 स्टेजेस से डील करते हैं। स्टेज नंबर 1 where the rectification of error takes place before preparation of trial balance. दूसरा, rectification of error after preparation of trial balance but before preparation of financial statements. और तीसरा, rectification of error in the subsequent year, मतलब when the rectification of error takes place after preparation of financial statement. ये वाला क्वेश्चन उस सिचुएशन का है। एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेज नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, what do we exactly do?
तो स्टेज नंबर 3 में जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग पास करते हैं, अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में किसी भी तरीके का नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग रिप्लेस करते हैं विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतनी सी चीज रखनी है ध्यान, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। repairs made during the year were wrongly debited to buildings account 37,500। अब यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग डिटेल रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मुझे सबका फोकस चाहिए। आपने क्या किया है, यू हैव मेड रिपेयर्स टू द बिल्डिंग, ठीक है। आपने बिल्डिंग को रिपेयर्स किया है, डेबिट होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट, लेकिन आपने गलती से डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट। अब आप इस एरर को कैसे सुधारेंगे? पहली बात ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? फटाक से जवाब दे दो यार। सबसे पहले ये कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। यहां पर हुआ क्या, इट वाज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, एग्री। लेकिन क्योंकि रिपेयर्स है नॉमिनल अकाउंट तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो आपकी सबसे पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री देखो बेटा जी क्या होगी। मैं भी एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूं, दैट्स ओके। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 37,500, है ना। रिपेयर्स की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 37,500 टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 37,500। आई होप ये क्लियर है सबको, है ना। स्टेज 3 में नॉमिनल अकाउंट्स को हम रिप्लेस करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट से। सबको क्लियर हुआ बेटा जी? चेक करो। मेरा आज उद्देश्य आपकी टेस्ट लेना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य है आपकी प्रैक्टिस करवाना, साथ में बैठ के हम लोग कर रहे हैं, है ना। नरेशन क्या होगा? हाय सुरभि गुड इवनिंग, हाय हिमेश गुड इवनिंग। नरेशन क्या होगा? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सिंपल, छोटा लिखें, जरूर लिखें, सब जने देखते चले, समझ में आ रहा है क्या? रिवीजन करते चले। ये कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड टाइप का देखिए, द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वाज शॉर्ट बाय 4,500। परचेज जर्नल का मतलब हुआ परचेज बुक। परचेज बुक में जो फ्रेट कॉलम है, फ्रेट कॉलम इन द परचेज बुक मींस फ्रेट अकाउंट, है ना। द टोटल ऑफ द फ्रेट कॉलम सिग्निफाइज द फ्रेट अकाउंट। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेटा, है ना। तो आपका जो फ्रेट कॉलम है उसकी टोटल 4,500 से कम ली गई है, मतलब शॉर्ट टोटल ली गई है, ठीक है। अब यहां पर ये कौन से टाइप का एरर होगा? सबसे पहले ये समझो, रॉन्ग टोटलिंग अगर होती है, अंडर कास्टिंग होती है, तो वो बन जाता है एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर बन गया बेटा जी? ये एरर ऑफ कमीशन। सबसे पहले कोई बात नहीं हिमेश, गलत हो गया तो हो गया ना, इतना कहां टेंशन ले रहा है। एरर ऑफ कमीशन। अब देखो क्या होगा, फ्रेट अकाउंट 4,500 से अंडर कास्ट हुआ है, मतलब फ्रेट अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ है। अब ये गलती को कैसे सुधारेंगे? फ्रेट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है, सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट। लेकिन क्योंकि फ्रेट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो आप सेकंड एंट्री पास करेंगे। बहुत बढ़िया, चेक करिएगा सभी जने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्लीज भाई डोंट से सॉरी, मेरे दोस्त बिल्कुल सॉरी मत बोल। टू सस्पेंस। अगर मैं अगले 15 दिनों में आपको पास नहीं करवा पाया तो मैं आपसे सॉरी कहूंगा। आपको मुझे सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं भी बता रहा हूं, है ना। गलतियां करो पर गलती से सीखो, बस सिंपल है। एरर ऑफ कमीशन क्लियर हो गया। थर्ड, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 3250 रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न बाय अ कस्टमर, कौन सा रिटर्न हो गया बेटा जी? ये सेल्स रिटर्न हो गया, है ना। Goods of the value of 3250 returned by a customer, Parth, sales return has been posted to the debit of Parth and also to the debit of sales return। अब एक बार सोचो, सेल्स रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्थ अकाउंट क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है? has been posted to the debit of Parth and also to the debit of sales return। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना बच्चों। सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डेबिट हो गया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है मोटा भाई। प्रॉब्लम कहीं छे? प्रॉब्लम पार्थ अकाउंट में छे बेटा जी। पार्थ अकाउंट जिसको क्रेडिट करना था गलती से कर दिया डेबिट। अब क्या करेंगे? पार्थ को आपको 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। एग्री करते हो मुझसे, है ना। देखो पार्थ को 3250 का क्रेडिट करना था लेकिन पार्थ को कर दिया आपने डेबिट। तो अब क्या करोगे? पार्थ को एक बार 3250 का क्रेडिट करोगे तो आपकी एरर रेक्टिफाई होगी, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट इफेक्ट करने के लिए और एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों 3250 into 2 आपको पार्थ को क्रेडिट करना पड़ेगा 6500। डेबिट किसे करोगे?
जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है। बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्थ अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6500 टू पार्थ अकाउंट क्रेडिट 6500। चेक ऑल ऑफ यू। कोशिश करते रहो, मैं फिर से कह रहा हूं, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इवैल्यूएशन करते रहो कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है ना। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 4, sundry items of furniture sold 50,000. Sale of furniture is a capital receipt, has been entered in the sale book, error of principal, treated as revenue receipt, the total of which has been posted to the sale account. शाबाश। सेल ऑफ फर्नीचर किया, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सेल्स को करेंगे डेबिट, फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। सेल्स को करेंगे डेबिट, फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? देखो सेल ऑफ फर्नीचर है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो डेबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश और बैंक डेबिट होना चाहिए था, वैसे ही डेबिट हो गया। प्रॉब्लम है क्रेडिट इफेक्ट में, फर्नीचर की जगह सेल्स क्रेडिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेल्स को करेंगे डेबिट, सेल्स है नॉमिनल तो उसकी जगह हम डेबिट करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और एक्चुअल में क्या क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर, सो टू फर्नीचर अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटा, सही जवाब है हिमेश। इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। चेक ऑल ऑफ यू, है ना, कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। चेक ऑल ऑफ यू। A bill of exchange received from Comfort and Company for 60,000 has been returned by bank as dishonored and has been credited to the bank and debited to bills receivable account. एक सेकंड, बहुत ही शांत दिमाग से पहले सोचना है। अगर कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट मतलब यहां पर ड्रॉई का नाम क्या है? कंफर्ट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कोई बात नहीं अर्चिता, मुझे आदत हो गई इस चीज की, आई एम यूज्ड टू नाउ, इट्स ओके ना, नो प्रॉब्लम। तो कंफर्ट एंड कंपनी को करेंगे डेबिट। अब ये जो बिल था ये मैंने बैंक में दे रखा था, तो मैं करूंगा किसको क्रेडिट? बैंक को करूंगा क्रेडिट। ठीक है, अब देखो गलती क्या हुई। तो करेक्ट एंट्री आपके सामने है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, कंफर्ट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब गलती क्या हुई? बिल ऑफ एक्सचेंज 60,000 हैज बीन रिटन बाय द बैंक डिसऑनर्ड एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक। बैंक अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक अकाउंट को क्रेडिट हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, बट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। गलती से कंफर्ट एंड कंपनी की जगह डेबिट क्या कर दिया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? गलत अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये बन जाता है बेटा जी एरर ऑफ कमीशन, है ना, रॉन्ग अकाउंट एरर ऑफ कमीशन। क्या होगी बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री? चेक करें, कंफर्ट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, है ना। कितना अमाउंट है बेटा? 60,000। कभी भी दिमाग में फिट कर लेना बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के लिए, कभी भी जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर की एंट्री बहुत सिंपल है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करेंगे क्रेडिट। क्या कहा मैंने? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसको करेंगे क्रेडिट। तो कंफर्ट एंड कंपनी अकाउंट को करेंगे डेबिट और बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो बैंक को आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, पर पंगा क्या हो गया था? You debited bills receivable account instead of comfort and company। तो comfort and company को एक्चुअल डेबिट करेंगे और bills receivable जिसको गलती से डेबिट किया उसे करेंगे हम क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू, कम ऑन गाइज, गिव योरसेल्फ मार्क्स आउट ऑफ 5। इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन। टेल मी, शो मी सम एनर्जी इन द क्लास एंड टेल मी कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 5। क्विकली टेल मी, 5 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं? खुद को मार्क्स दो, सिंपल सी चीज है, 1 मार्क, वन ट्रांजैक्शन 1 मार्क, तो खुद को मार्क्स दो, थोड़ा एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। सिद्धार्थ गॉट 4, प्रिंस गॉट 4, नित्या 4, नमस्वी 4, रितिका गॉट 4, वेरी गुड। अदर्स क्विकली
कम ऑन यार, संडे के दिन बैठे हैं यार, सब जने मेहनत कर रहे हैं, बॉस ऊपर वाला देखता है ये मेहनत। मीर को मिले हैं 4, मनन को मिले हैं 4, वेरी गुड। माँ सरस्वती भगवान देख रहे हैं कि बेटा हम लोग एग्जाम से पहले आज रविवार के दिन ये मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मेहनत करोगे, सच्ची श्रद्धा रखोगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हिमेश को मिले हैं 4 मार्क्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो प्रोसीड करें अगले क्वेश्चन में। मजा आ रहा है कि नहीं, फटाक से एक बार जवाब दे दो यार मुझे, मजा आ रहा है कि नहीं? आर यू हैविंग फन, यस और नो? आर यू हैविंग फन, यस और नो? क्विकली गिव मी आंसर। मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम तनिष्का, अच्छा नित्या है पर तनिष्का है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग है ना, अमेजिंग। नहीं सिद्धार्थ, 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो पीएनएल और सस्पेंस की क्लोजिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो एंट्रीज करना है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपके मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चंस खंगाल लिए मैंने, ट्रस्ट मी। 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स आए, पूरे 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स को मैंने खंगाल लिया, और जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि यार वर्थ टेकिंग है, उन्हीं को मैं यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ हैरी, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। 10 मार्क का क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो बेटा जी। जब कहता हूं मैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है? 18 मिनट्स का स्टैंडर्ड टाइम होता है, बट दैट्स ओके, एज ऑफ नाउ दैट्स ओके। ये क्वेश्चन है कौन से टॉपिक का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। तैयार है सभी लोग? पढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रेड बिल का क्वेश्चन है, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, कौन सा है मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स जस्ट सी दिस क्वेश्चन, है ना। लेट्स जस्ट सी दिस क्वेश्चन, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चले आगे। रेडी ऑल ऑफ यू? नाउ Harry draws a bill on Sejal for 60,000 on 11/23 for 3 months. Sejal accepts the bill and send it back to Harry, who got it discounted for 56,000. 60,000 का बिल है, 56,000 में डिस्काउंट कर रहा है। बहुत ही काम और कंपोज रख के चलना है। Harry remits 1/4 amount to Sejal. अकोमोडेशन का बिल बन गया, ट्रेड बिल है ही नहीं, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन बन गया, है ना। ऑन द ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल। हैरी ने अपना हिस्सा सेजल को नहीं दिया, नहीं दे पाया, ठीक है। रादर एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 80,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. Now this bill was discounted by Sejal for 74,600. Sejal, after making the payment of the first bill, sent 3/4 of the amount remaining to the Harry. मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद 3/4 अमाउंट दे दिया। On maturity of the bill, Harry became bankrupt and his estate paying 40 पैसे in a rupee. बहुत बढ़िया। Give journal entries in the books of Sejal. Also prepare ledger accounts of Harry. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने संडे को कहीं पे नहीं जाना है, कोई डेट वेट पे नहीं जाना है, आपने भी नहीं जाना है, मेरे साथ बैठ गया पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके की वर्किंग नोट हम बना लेंगे, हैरी सेजल और टोटल 3 कॉलम्स की, है ना। और ये है हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स, हैरी सेजल, टोटल। सबसे पहले बहुत काम और कंपोज, जिसने नहीं किया मैं फिर भी कह रहा हूं अभी भी कर लेना, है ना। बिल्कुल हिमेश, सितंबर 24 का पीवाईक्यू है, और ही मैं बता देता हूं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 का ये क्वेश्चन है। रट गया भाई, इतना घुस घुस के एनालिसिस किया आपके लिए। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बिल नंबर 1 की डिटेल्स, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? हाँ जी। तो बिल नंबर 1 में हैरी जो है वो है ड्रॉवर, और सेजल जो है वो है ड्रॉई, और उनका अकोमोडेशन रेशियो भी हमें दिया है, चेक करना। हैरी रेमिट्स 1/4 टू सेजल, तो खुद ने रखा होगा 3/4, है ना। अगर सेजल को 1/4 दिया है तो हैरी ने खुद ने कितना रखा होगा बेटा? 3/4। कभी भी ध्यान रखना, अकोमोडेशन बिल के केस में हमें तीन फिगर्स चाहिए होती है। पहली फिगर होती है ग्रॉस अमाउंट, मतलब बिल कितने का था। सेकेंड फिगर होती है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वो जो बिल है उसको जब बैंक में जाके डिस्काउंट किया तो कितने में डिस्काउंट किया। और तीसरी फिगर होती है नेट अमाउंट, डिस्काउंट करने के बाद में कितना पैसा मिला। ये 3 फिगर्स हमें चाहिए होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच अर्चिता। यार ये लड़की ना देरी से आती है, पर इसको पता है कि, है ना, कैसे पटाया जाता है। कोई बात नहीं, पढ़ने वाले नहीं हम लोग।
60,000 का बिल बनाया था, ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल है। हैरी बैंक में जाके डिस्काउंट करके आता है 56,000 में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ग्रॉस अमाउंट हो गया यहाँ पर 60,000। बैंक से जो पैसा मिला नेट अमाउंट वो है 56,000। मतलब बाकी का 4,000 रुपए कहां पर गया? बाकी का 4,000 रुपए गया डिस्काउंट। आई होप ये सबको आ रहा है, बहुत आराम से सिखा रहा हूं। अब हमने क्या करना है, तीनों अमाउंट्स को 3:1 रेशियो में बांट देना है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहां पर होगा 45,000, यहां पर होगा 15,000। अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्काउंट को भी इसी रेशियो में बांट देना है। मतलब ये हो गया 3,000, यहां पर हो गया 1,000, तो नेट अमाउंट हो गया 42,000 और ये हो गया 14,000। चेक करें, 42,000, 14,000, टोटल 56,000। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। हैरी है ड्रॉवर, सेजल है ड्रॉई। ड्यू डेट पे बैंक जाएगी किसके पास? सेजल के पास, और सेजल से बिल का पूरा पैसा मांगेगी 60,000। अब सेजल को 60,000 में से कुछ अमाउंट हैरी से लेना है। वो कुछ अमाउंट कितना है? 45,000। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सेजल हैरी से 45,000 रुपए मांगती है जो हैरी पे नहीं कर पा रहा है। ये देखो क्या लिखा है, ऑन द ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल। इस चीज को ना मैंने क्वांटिफाई कर दिया, हिज शेयर टू सेजल। ये वाली फिगर कितनी है बेटा जी? 45,000। हैरी को सेजल को 45,000 देना था। समझ में आ रहा है? हिमेश बेटा ग्रॉस नहीं नेट पे पकड़ते हैं, पेबल अमाउंट इज ऑन नेट। अब वो नहीं दे पाया, उसने क्या किया, बिल नंबर 2 एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब देखो, अब यहां पर एक और पिक्चर में आता है बिल नंबर 2। बिल नंबर 2 में हैरी है ड्रॉई और सेजल है ड्रॉवर। समझ में आ रहा है? अब यही तीनों फिगर्स हम लोग निकालेंगे वापस। यही तीनों फिगर्स वापस निकालेंगे। कितने का बिल बना? 80,000 और डिस्काउंट होता है 74,600 में। बहुत बढ़िया, बिल का अमाउंट है 80,000, नेट अमाउंट है 74,600। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा यहां पर? इट विल बिकम 5,400। चेक ऑल ऑफ यू, 5,400। अब इसका कोई रेशियो दिया है क्या? पढ़ लो यहां पर। दिस वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल for 74,600। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल, ये 45,000 की बात कर रही है। सेजल क्या करेगी? पहले का 45,000 एडजस्ट करेगी, सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। मतलब दूसरे नंबर के बिल का भी अकोमोडेशन रेशियो क्या है? 3:1। सो 3/4, 1/4। So they are going to share the liabilities in this ratio. So this will become 60,000, 20,000. 5,400 divided by 4, this will become 1,350 and this will become 4,050. So net amount becomes 55,950 and here it becomes 1,8650. अब समझना, सेजल ने हैरी को 55,950 नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? सेजल ने हैरी को 55,950 पे नहीं किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं बेटा, ऑडियो तो बिल्कुल सही आ रहा है, बाकी किसी ने तो कंप्लेन की नहीं की है बेटा। एक बार आप अपने एंड पे चेक कर लो राजा, है ना? मेरे को तो नहीं लगता ऑडियो में कहीं पे भी कोई इशू होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लो अपने एंड पे। तो सेजल को हैरी को 55,950 पे करना था, लेकिन बंदी ने क्या किया है? उसने किया है अरियर्स का एडजस्टमेंट। पहले का कितना पैसा लेना था वो देखो ऊपर दिया है 45,000। तो सेजल ने की समझदारी, 45,000 रुपए को किया एडजस्ट, और 45,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद 55,950 माइनस 45,000, ये एडजस्ट करने के बाद में फाइनल रेमिटेंस कितनी दी है? फाइनल रेमिटेंस है 10950। चेक ऑल ऑफ यू, ये सबको क्लियर हुआ क्या? 10950, this is the amount of final remittance. Check all of you, is this clear to all of you? Yes or no? बहुत ही प्यारी वर्किंग नोट है, बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट है, और ये वर्किंग नोट ना आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। अब समझना दोस्तों, अब दूसरे बिल के लिए ड्यू डेट पे बैंक जाएगा हैरी के पास,
लेकिन हैरी हो रहा है यहाँ पर इंसॉल्वेंट। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बिल हैरी बिकेम बैंकरप्ट। अब जैसे ही हैरी इंसॉल्वेंट होगा तो बैंक पेमेंट लेने के लिए किसके पास जाएगा? सेजल के पास। अब सेजल को आज हैरी से कितना लेना है ये देखो, ये फिगर लेनी है 60,000। दिस 60,000 इंक्लूड्स अर्लियर 45,000। समझ में आ रहा है? मतलब सेजल को हैरी से टोटल 60,000 लेना है बेटा। ये 60,000 में पहले का 45,000 आ गया, समझ लो, पहले का 45,000 आ गया। अब 60,000 लेना था, कितना रिकवर हुआ? हिज स्टेट पेइंग 40 पैसे इन अ रुपी। जो मिला वो अपना है, बाकी सब सपना है। मतलब व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट? हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स? तो 60,000 का 40% मिला है, मतलब 60% नहीं मिला है, तो 60% मतलब 36,000 रुपए का बैड डेट हो गया है। चेक ऑल ऑफ यू। अमाउंट्स हम सारी निकाल चुके हैं। टी फॉर्मेट में मैं यहाँ लेजर अकाउंट बना देता हूं और फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल, ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट ऑफ हैरी। तो ये बन गया हमारा हैरीज अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल। तैयार है सभी लोग? मजा आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया था समझ में आ रहा है, और जिसको आ गया था उसका रिवाइज हो रहा है? यस और नो मुझे क्विकली कंफर्म कर दीजिए, है ना। बिल्कुल चिंता मत करो, जर्नल एंट्रीज अभी हम करेंगे, स्टोरी पूरी रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तैयार है? बहुत फोकस माइंड से। मैं फिर से कह रहा हूं, आइडिया मेरा सिंपल ये है, जिसको नहीं आता उसको आना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चलो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 23 का। हैरी ने बिल ड्रॉ किया सेजल पे। हम है कौन? हम है सेजल। तो हमारी पहली एंट्री कब होगी? 1 जनवरी 23 को। फर्स्ट बिल में हम, सेजल कौन है? ड्रॉई है, तो हम बिल एक्सेप्ट करेंगे, एंट्री पास करेंगे। हैरी अकाउंट डेबिट 60,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000। एग्जाम में बीपी लिखकर मत आना, ये तो अभी प्रैक्टिस चल रही है, इसीलिए मैं इस तरीके से लिखवा रहा हूं। बाकी एग्जाम के अंदर बीपी मत लिखना, नहीं तो आपका बीपी बढ़ा देगा वैल्यूअर। ठीक है, चलो। अब हैरी बैंक में जाता है, डिस्काउंट करता है, उसकी हमारे बुक्स में, सेजल के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। हमारे बुक्स में एंट्री कब होगी? जब हमें हैरी पैसा देता है। क्या लिखा है? ओके, हैरी रेमिट्स 1/4 ऑफ द अमाउंट टू सेजल। उसकी अलग से डेट नहीं दी है ना, तो नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे उसी दिन हमें बिल का पैसा मिल गया। हमें कितना पैसा मिल रहा है चेक करें, 14,000 रुपीज और 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी 23 को। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000। चेक कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू हैरी अकाउंट 15,000। अब ये जो दोनों एंट्रीज की है ना, इसकी मैं पोस्टिंग करता हूं। पहले एंट्री में हैरी डेबिट हुआ था 60,000 और दूसरे एंट्री में 14,000 और 1,000 आपने हैरी अकाउंट को किया क्रेडिट। मतलब 45,000 रुपए का बैलेंस बचा। देखो क्या, वही मैंने फिगर हाईलाइट की है ना, एग्जैक्टली उतना बैलेंस बचा। अब देखो क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट। अब इसकी ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। 1 जनवरी का बिल है, 3 महीने उसका टर्म है। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल को हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल। 4th अप्रैल को हैरी ने अपना हिस्सा 45,000 मुझे नहीं दिया, ठीक है, तो मैंने तो बिल ऑनर कर दिया, तो मुझे अगली एंट्री पास करनी पड़ेगी 4th अप्रैल को। चेक करो, 4th अप्रैल 23, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। समझ में आ रहा है? ड्यू डेट पे मैंने बिल को ऑनर कर दिया, क्योंकि मैं हूं ड्रॉई तो मुझे ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन ड्यू डेट पे ना हैरी से पैसा रिकवर करने के लिए मैंने एक नया बिल ड्रॉ किया 80,000 का, तो अब मैं ड्रॉवर बन जाता हूं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 80,000 टू हैरी अकाउंट 80,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 80,000 टू हैरी अकाउंट 80,000। अब देखो मैंने हैरी को कर दिया यहां पर क्रेडिट 80,000। समझ में आया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो रहा है बेटा जी सबको?
चेक करो। अब मैं सेजल इस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करता हूं 74,600 में, इसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी, है ना, अलग से डेट नहीं दी है, अज्यूमिंग सेम डेट पे 4 अप्रैल 23, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा जी एक बार तो ना पूरा पैसा मुझे मिलने वाला है 74,600, बैंक अकाउंट डेबिट 74,600। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टोटल डिस्काउंट कितना है सेकंड बिल का 5,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 80,000। समझ में आया आपको? सेकंड बिल का ड्रॉवर हूं मैं कौन हूं? सेजल। मैंने बैंक में जाकर ये बिल को किया डिस्काउंट, ठीक है। अब बिल को डिस्काउंट करके मुझे ये पैसा मिला 74,600, 5,400 का डिस्काउंट। अब मैंने क्या किया, आगे पढ़ो। मैंने क्या किया, पहले का पैसा एडजस्ट करके 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट मैंने हैरी को दे दिया। अब देखो मैंने हैरी को 4050 का डिस्काउंट और 10950 दिया, तो 4050 10950 मैंने हैरी को 15,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अगली एंट्री पास करेंगे 4 अप्रैल 23। समझ में आ रहा है ना बेटा जी सबको? सेजल ने क्या किया, हैरी को डेबिट किया 15,000 से। 15,000 में किस किस चीज का डेबिट किया है? सबसे पहले सेजल ने हैरी को कुछ पैसा ट्रांसफर किया आफ्टर एडजस्टिंग, पहले का पैसा एडजस्ट करने के बाद। कितना ट्रांसफर किया बेटा जी, अमाउंट उठाओ ये वर्किंग नोट से, 10950। और सिर्फ अमाउंट ही नहीं दिया है, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ट्रांसफर किए हैं। समझ में आ रहा है? तो डिस्काउंट अकाउंट, हाउ मच आर द डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर टू हैरी? 4050। चेक करो 4050, तो हैरी अकाउंट के डेबिट में जाएगा 109504050। आया सबको समझ में? अब सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया सी। अब ड्यू डेट पे बैंक ने जाना है हैरी के पास, लेकिन भैया उससे पहले दुर्घटना हो गई, हैरी बन गया इंसॉल्वेंट। पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल। अब ये 2 नंबर बिल की, 2 नंबर के बिल की भी ड्यू डेट निकालो, 3 महीने का टर्म है, 4 अप्रैल, 4 मई, जून, जुलाई, 5th 6th 7th जुलाई की बात है। 7 जुलाई को ये बिल हो जाएगा डिसऑनर। कौन सा वाला बिल? वो 80,000 रुपीज वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की एंट्री मैंने क्या बताई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, हैरी अकाउंट डेबिट 80,000 टू बिल जिसके पास है उसको करो क्रेडिट। ये बिल मैंने क्योंकि बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया था बेटा जी, तो मैं यहां पर बैंक को क्रेडिट करूंगा 80,000। चेक कीजिएगा हैरी अकाउंट डेबिट 80,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 80,000। ये देखिए मैंने हैरी को कर दिया डेबिट 80,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 80,000। और अब लास्ट डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी का अमाउंट, फाइनल जो रिकवरी होनी है हैरी से वो रिकवरी होगी। पहले एंट्री पास करता हूं फिर मैं अमाउंट निकालता हूं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, जो मिलेगा वो बैंक में डेबिट होगा, 40% रिकवर हो रहा है। जो रिकवर नहीं होगा वो कहां पर जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट में जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला कौन है, हैरी है। अब मुझे हैरी के अकाउंट में जाकर अमाउंट निकालना पड़ेगा। वैसे वर्किंग नोट से मुझे पता है 60,000 है, लेकिन एक बार हैरी के अकाउंट की टोटल ले लेते हैं। डेबिट की टोटल लेते हैं, चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग 1,55,000। अब यही टोटल मैं लिखता हूं क्रेडिट में 1,55,000 और क्रेडिट में 95,000 रुपीज की वैल्यू दिख रही है। चेक कर लो बेटा जी, क्या बैलेंसिंग फिगर 60,000 है और क्या ये आपके वर्किंग नोट से मैच हो रही है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ये, वर्किंग नोट अपने आप में अमेजिंग चीज है दोस्त, वर्किंग नोट अपने आप में अमेजिंग चीज है। 60,000 रुपीज लेना था उसका, 40% हमने रिकवर कर लिया, कोई बात नहीं, हरिओम। 60,000 का 40% होता है 24,000 बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेट 36,000 टू हैरी अकाउंट 60,000। दैट्स ऑल। चेक ऑल ऑफ यू। मजा आ गया? आपको मजा आया कि नहीं, फटाक से बता दो, आपको मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया मुझे तो ये क्वेश्चन करवाने में। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, ये चेक करो। चेक ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 हो गया, 2 हो गया, मजा आ रहा है। चलो नंबर 3, 5 मार्क का क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन की प्राइवेट एस्टेट से जो भी पैसा मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी। यहां पर ये 24,000 रुपए, ये 40% जो है ये है डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। अब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका स्टैंडर्ड टाइम होता है वैसे 9 मिनट्स, बट अगेन एज आई सेड नो नीड टू मॉनिटर। बट अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं ना, वी आर वेरी वेल ऑन द स्टैंडर्ड टाइमिंग, डोंट वरी। चलें आगे, करें शुरू। Following information relates to Mr. Prem, who maintains his books under single entry system. He is not able to ascertain the amount of bad debts incurred by him and seeks your help. Oh, तो आपको निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ascertain the amount of bad debts। बैड डेट्स निकालना है और डेटर्स का अकाउंट हमको यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाक से बना लेते हैं डेटर्स का अकाउंट यहां पर, ताकि बैड डेट की फिगर हम लोग निकाल सके। ये बन गया हमारा डेटर्स का अकाउंट। ठीक है, मैंने YouTube पे सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था दोस्तों। मैं अभी वापस जाकर अगर अपना लेक्चर नंबर 1 देखता हूँ ना सिंगल एंट्री का, मुझे इतना ज़्यादा खुद पर आई शुड से प्राउड महसूस होता है कि यार इतना प्यारा लेक्चर हुआ ना, इतना प्यारा कंटेंट डिलीवर हुआ, दैट आई हैव एक्चुअली नो वर्ड्स फॉर इट। जिसने भी सिंगल एंट्री नहीं देखा है, जिसको भी सिंगल एंट्री से डर लगता है ना, बस एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर। इतने सारे बेसिक्स मैंने कवर करवाए ना पहले ही लेक्चर में, सारे के सारे बेसिक्स, कि आप लोगों के सिंगल एंट्री की ना एक बहुत ही अमेजिंग शुरुआत हो जाएगी, ट्रस्ट में। बस वो आप जाकर देख लेना। ठीक है, चलो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पर कितना दिया है। ओपनिंग बैलेंस दिया है 6,50,000। तो मैं आता हूँ डेबिट में, लिखता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,50,000। क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट में लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन 8,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सेल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज 16 lakhs। रुको, टोटल सेल्स जो है वो है 16 लाख, आउट ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट में कौन सा सेल आता है, दिमाग चलाओ। क्या हम डेटर्स अकाउंट में टोटल सेल लिखते हैं या क्रेडिट सेल लिखते हैं? फटाक से लाइव चैट में जवाब दो। डेटर्स अकाउंट में कौन सी सेल आती है? डू वी राइट टोटल सेल और डू वी राइट क्रेडिट सेल्स? ऑब्वियसली डेटर्स अकाउंट में तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लिखते हैं सर, तो डेटर्स अकाउंट में हमने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लिखना है। टोटल सेल जो है वो है 16 लाख रुपए, 80% क्रेडिट सेल है, तो 16 लाख का 80% होता है 12,80,000। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,80,000। चेक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच अर्चिता, थैंक यू। है ना, ये भी हो गया। पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 7,50,000, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 18,000 वर डिसऑनर्ड। एक सेकेंड, शांति, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पंगा नहीं है। टोटल पेमेंट हमको डेटर से मिला है 7,50,000 रुपए, जिसमें से 18,000 रुपए के चेक्स जो है वो डिसऑनर हो गए। डिसऑनर हो गए मतलब एक्चुअल में वो पेमेंट मिला ही नहीं। अब आपके पास दो तरीके हैं, सुनो पहले फिर लिखो। या तो मैं यहाँ पर आके क्रेडिट में लिखता हूँ बाय कैश और बैंक, प्लीज सुनो, और उसके बाद में लिखो 7,50,000 जो मुझे पहले पेमेंट मिली थी, और फिर जो 18,000 की डिसऑनर हुई उसको मैं डेबिट में अलग से लिखता हूँ टू कैश और बैंक 18,000। ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका पता है क्या है?
आप नेट ऑफ करके एंट्री पास करें, मतलब डेबिट में ये आप ना लिखें और क्रेडिट में यहां पर आप बाय कैश और बैंक 7,32,000 रुपीज की एंट्री पास करें। ये दो में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, चेक ऑल ऑफ यू, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्रिस्टल क्लियर, नॉट अ प्रॉब्लम, चेक ऑल ऑफ यू, है ना, दोनों में से कोई भी तरीका दैट विल वर्क। ये भी हो गया। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 2,90,000, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, मुझे पैसा लेना है, मैं बनूंगा ड्रॉवर, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किए, ड्रॉ किए, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट में आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 2,90,000, 2,90,000 एंड डिस्काउंट अलाउड इज 1% ऑफ क्रेडिट सेल, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, तो क्रेडिट सेल्स जो है, क्रेडिट सेल्स का हमने 1% का डिस्काउंट देना है, तो 12,80,000 का 1% होता है 12,800। अब देखो सारी फिगर्स इस क्वेश्चन में हो गई है ना, सारी फिगर्स इस क्वेश्चन में हो गई है, सिर्फ एक चीज बचती है, वो है बैड डेट्स। तो अब बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगी बैड डेट की, जो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन है। तो मैं पहले डेबिट की टोटल ले रहा हूँ, 6,50,000 प्लस 12,80,000 प्लस 18,000, 19,48,000। अगर आपने नेट अमाउंट लिया है ना, मतलब यहाँ 18,000 नहीं लिया, तो आपकी टोटल आएगी 19,30,000, मेरी 19,48,000 आ रही है। इज इट कमिंग 45,200? चेक ऑल ऑफ यू, बैड डेट की फिगर 45,200 आ रही है, चेक कीजिएगा। भूमि प्रज्ञान स्वाइन, गुड इवनिंग भूमि, आई होप भूमि इज फाइन, है ना। चेक ऑल ऑफ यू, बैड डेट की फिगर ये आ रही है क्या, 45,200, चेक कीजिएगा सभी जने, खुद को मार्क्स देते चलो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज ये एक टेस्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो 5 में से कितने मार्क्स आप खुद को देते हैं। अमेजिंग, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। चालू किया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन के साथ 5 मार्क का क्वेश्चन, देन वी वेंट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ 10 मार्क क्वेश्चन, देन वी डिड सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर 5 मार्क क्वेश्चन। व्हाट अ वंडरफुल सेशन गोइंग सो फार। माई पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल इज एट द पीक, आई एम टेलिंग यू। मुझे एज अ टीचर, जैसे आप लोगों का एज अ स्टूडेंट सेशन में पढ़ के मजा आता है ना, अंदर से फील आता है कि भाई अब कुछ अमेजिंग होने वाला है, अब कुछ नया होने वाला है, ऐसे ही हम लोगों को ना फील आ जाता है अंदर से कि यार अब बहुत तगड़ा सेशन जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से बता दूं, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड नया चैनल बनाया है, एकाग्रता सीए फाउंडेशन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, इधर उधर झामल झामल नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे सेशंस आपको सीए फाउंडेशन के सारे सेशंस एक जगह मिल जाएंगे, है ना। अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन का 10 मार्क का था बेटा जी, 10 मार्क का, और ये मैराथन का टाइम टेबल है, सेशन के शुरुआत में दिखा है, वापस इसलिए दिखा रहा हूं जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको पता चल जाए। मैराथन का टाइम टेबल शुरुआत में दिखा है, क्यूआर कोड पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन के लिए तैयार है, लेट्स गेट स्टार्टेड। हो 10 मार्क का क्वेश्चन, ये रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 इयर्स, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है, ये कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। 10 मार्क का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम कितना बनता है बेटा जी, 18 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम बनता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कंपनी अकाउंट्स में किस चीज का है। एक्सवाईजी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड 60,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2021। बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ओके। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% in 3 equal installments beginning from 31st March 2022. The company invested in specified securities for the redemption of debentures. Entire loss on issue to be booked on first year. जितना भी लॉस हो रहा है डिबेंचर को इशू करने में, पूरा के पूरा हमें फर्स्ट ईयर में बुक करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 years। बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। कंपनी अकाउंट्स में कंसेप्ट का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, इसका वैसे स्टैंडर्ड टाइम बनता है 18 मिनट। बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे चालू करने से पहले ये बता दो कितने लोग इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो और कितने लोगों को लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता है। सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, अभी कर लेंगे क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि नहीं मुझे नहीं आता है।
CA talks with Pushpak. Hello sir, I have cleared group 1 in January 25 attempt and scored 56 marks in advanced accounts. It will not be possible without you. Your marathon lectures, one shot videos and booster videos help me. Thank you so much bhai. Thank you so much Pushpak bhai. Wish you all the very best for your G2 and your CA final. All the very best dear. Thank you so much. ठीक है, let me see. Not confident, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हिमेश कह रहा है आता है. राइट नाउ नो सर, थोड़ा थोड़ा. ठीक है, पॉजिटिवली करोगे सभी जने. आराम से करो एकदम, जैसे कि पहली बार कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं. अगर इतना पॉजिटिव करने के लिए तैयार हो तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको 100% करवा दूंगा. मतलब ये क्वेश्चन के बाद ये कंसेप्ट आपका 100% हो जाएगा, मेरी गारंटी है. बोलो तैयार है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ बेसिक प्रोविजन समझना, कुछ बेसिक चीजें. डिबेंचर्स को लेकर यहां पर किन किन चीजों की एंट्री है. सबसे पहले बेटा जी यहां पर हमें एंट्री करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की. ठीक है, आपसे कहा गया है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी 6012% डिबेंचर्स इशू कर रही है. अब प्लीज प्लीज सब जने फोकस करो, मेरे को 20 मिनट 25 मिनट दो, मैं ये क्वेश्चन और कंसेप्ट दिमाग में डाल दूंगा गारंटी. बस मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो. 20-25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम. ठीक है, 12% का मतलब क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट. डिबेंचर कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑफ ₹100, मतलब ये है फेस वैल्यू. कभी भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ठीक है, बट दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है? ₹100 माइनस 5%, ₹95. तो आप यहां पर कुल मिलाकर 6000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं ₹95 पे, ₹5 के डिस्काउंट पे. ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 6000 डिबेंचर्स इंटू 95, आपको मिलेगा 5,70,000 रुपीज बैंक में. ये क्लियर हो गया सबको? 5,70,000 बैंक में मिलेगा. ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं इस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं. डिस्काउंट कितना दे रहे हैं समझना, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं. बेटा जी 6000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर पे ₹5 का डिस्काउंट, मतलब 30,000 रुपीज का तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं. तो सबसे पहले एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके देखो, एंट्री हमें पास करनी है इशू ऑफ डिबेंचर की. ये क्लियर हो गया? दूसरा, दिमाग में ये चीज फिट कर लो कि इंडिया में इरिडीमेबल डिबेंचर्स आप दे ही नहीं सकते. डिबेंचर्स जो होते हैं इट कम्स विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन ऑफ 20 ईयर्स ऑब्लिक 30 ईयर्स. पीरियड ऑफ रिडम्पशन, ये रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर. अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए, देखो डिबेंचर इशू करना मतलब एक तरीके से लोन लेना. तो अगर आपने, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब आपने पब्लिक से लोन लिया है, तो आपको लोन चुकाना पड़ेगा. और कितने सालों में? मैक्सिमम पीरियड क्या है? 20 ईयर्स या 30 ईयर्स. इस क्वेश्चन में ये डिबेंचर्स का रिडम्पशन पीरियड क्या है पढ़िएगा. दो चीजें देखनी है, एक तो रिडम्पशन पीरियड और दूसरा टाइप ऑफ रिडम्पशन. समझ में? अब देखो यहां पर क्या लिखा है. द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022. मैं ये डिबेंचर्स को 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहा हूं. इसको कहते हैं बेटा जी रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दो टाइप के होते हैं. एक होता है लमसम रिडम्पशन, मतलब एक साथ, मतलब मैं ये डिबेंचर्स को 3 साल तक यूज करता हूं और पूरे 6000 डिबेंचर्स को 3 साल के बाद मैं रिडीम कर लेता हूं. ठीक है. दूसरा होता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, जहां पर मैं एक साथ रिडीम ना करके हर साल थोड़े थोड़े डिबेंचर्स रिडीम कर रहा हूं. अब यहां पर आपसे क्या कहा है कि 6000 डिबेंचर्स को आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करना है, मतलब 3 साल. तो आपका रिडम्पशन पीरियड क्या हो गया? 3 इयर्स. मतलब कहना है इसे 2000 डिबेंचर्स एवरी ईयर. हर साल आपने 2000 डिबेंचर रिडीम करना है. हाँ या ना मेरे को जवाब देते रहो. हर साल 2000 है ना, टोटल 6000 डिबेंचर है. पहले साल 2000, फिर दूसरे साल 2000, फिर तीसरे साल 2000. ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो रिडम्पशन हो रहा है, ये रिडम्पशन कैसे हो रहा है? रिडम्पशन इज हैपनिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अब समझना, रिडम्पशन इज हैपनिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10%.
इसका मतलब हम रिडीम करते समय डिबेंचर होल्डर को 10% ज्यादा देंगे। ये 10% किस पे कैलकुलेट होता है? इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 100 रुपए की फेस वैल्यू है, उसका 10%, 10 रुपया हम ज्यादा पे करेंगे, टोटल 6000 डिबेंचर पे। बेटा जी रिडीम करते समय जो हम प्रीमियम देते हैं ना, वो कंपनी का खर्चा है। तो मैं यहां पर निकालूंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। तो टोटल 6000 डिबेंचर है, हर डिबेंचर पे मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है। सबको समझ में आया 10 रुपए कैसे आया? 100 रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 10 रुपीज का प्रीमियम मतलब 10 रुपए। तो मुझे टोटल कितना एक्स्ट्रा पे करना है? 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। मतलब दोस्तों ये जो डिबेंचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इस ट्रांजैक्शन में मेरा टोटल नुकसान पता कितना है? मेरा लॉस है पहले तो ये डिस्काउंट का 30,000 रुपए का, उसके बाद में ये प्रीमियम का 60,000 रुपए। तो मेरा टोटल डिस्काउंट जो है ना, वो टोटल डिस्काउंट है 90,000 रुपए। कितना? 90,000 रुपए। अब समझना क्वेश्चन ने इसके ऊपर क्या कहा है, एंटायर लॉस ऑन इशू इज टू बी बुक्ड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ये पूरा 90,000 रुपए का डिस्काउंट मुझे पहले साल में ही राइट ऑफ करना है। चलो ये भी मैटर क्लियर हो गया। अब आती है तीसरी चीज में फोकस करना। दोस्तों अब मैं थोड़े कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की बात कर रहा हूं। कंपनी एक्ट कहता है कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है जो डिबेंचर इशू करती है, ध्यान से सुनना समझना, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है जो डिबेंचर इशू करती है, तो ऐसी अनलिस्टेड कंपनी को एक रिजर्व बनाना पड़ता है। उसका नाम होता है DRR। क्या नाम होता है? DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो होता है ये बनता है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। आपके जितने डिबेंचर्स बाकी हैं उसकी वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 10% आप ये DRR बनाते हैं। और ये कहां से बनाते हैं? आउट ऑफ योर जनरल रिजर्व और PNL अकाउंट। मतलब आपके जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है, उन डिविजिबल प्रॉफिट से आप एक अलग से रिजर्व बनाते हैं। ये रिजर्व किसके लिए है? डिबेंचर होल्डर्स के लिए। इसलिए ये रिजर्व को क्या कहते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ताकि अगर रिडम्पशन करते समय मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? ये DRR में से डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दूंगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, हमेशा मुझे मेंटेन रखना है कितना? इक्वल टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ये क्लियर हो गया? पक्का? अब जैसे कि आप देख रहे हो पहले साल मेरे पास 6000 डिबेंचर रहेंगे, तो मैं उसके हिसाब से DRR बनाऊंगा। फिर फर्स्ट ईयर के एंड पे जब मैं 6000 में से 2000 डिबेंचर रिडीम कर लूंगा, तो रिडीम करते समय मैं DRR से बैलेंस वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब जैसे जैसे डिबेंचर्स कम होते जाएंगे DRR का भी बैलेंस कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज, अब ये ध्यान रखना DRR सिर्फ किसको बनाना होता है? सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी। बेटा जी अगर यहां पर लिस्टेड कंपनी होती थी तो DRR की प्रोविजन नहीं आती थी। सबको क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये प्रोविजन एप्लीकेबल है एनी कंपनी को। एनी कंपनी मतलब चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। अगर और कोई भी कंपनी है जिसने डिबेंचर इशू किया है, वेदर इट इज अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, तो उसको बनाना पड़ता है DRI या फिर DRRI, कुछ भी कह सकते हो। DRI का फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और DRRI का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ये आपको बनानी पड़ती है एट द रेट ऑफ 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। मतलब बकायदा आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू के मेरे पास डिबेंचर्स हैं उसके 15% डिबेंचर्स, उसका 15% मुझे इन्वेस्ट करना होता है किसी इन्वेस्टमेंट, किसी सिक्योरिटी में, जिसको हम अभी के लिए DRI कहते हैं, मतलब DRI टू बैंक अकाउंट। अब जैसे जैसे मेरे डिबेंचर्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे मैं सिक्योरिटीज बेचता जाऊंगा। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट टू DRI। ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट चीज मुझे करनी है वो है अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। रिसीव नहीं, हम डिबेंचर इशू करें ना,
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा जी 12%, और यहाँ पर टर्म क्या है, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। ओके, तो अब मुझे ये ध्यान रखना है कि हर साल मुझे 31 मार्च को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है। अब ये देख लो, पूरी क्वेश्चन की समरी मैंने बना दी है, ये सबको समझ में आई क्या? अगर समरी समझ में आ गई तो जर्नल एंट्रीज तो हलवा है। मेरा बहुत सिंपल टारगेट है, अगर किसी को जीरो कॉन्फिडेंस था तो उसको 5 6 7 तक ले जाना, ठीक है सर। अनलिस्टेड कंपनी को दोनों, यस बिल्कुल, अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर भी करना है, डीआरआई भी करना है, लिस्टेड कंपनी को सिर्फ डीआरआई करना है, डीआरआर नहीं करना है, ठीक है। चलो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये समरी क्लियर है, लिख ली सबने, उम्मीद करता हूं। अब समरी बनाने के बाद जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 3 साल की एंट्री पास करनी है, नॉट अ प्रॉब्लम। नरेशंस को मारो गोली, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 21-22 की एंट्रीज करेंगे हम पहले, है ना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 वर्किंग नोट में ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, बट एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी नित्या। अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, 5 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए ना, तो वर्किंग नोट में ये लिखने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल 21 को, अप्रैल 1। बहुत आराम से ना, पेशेंटली। सबसे पहले ना डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं। आज है वो पहला दिन जिस दिन हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, है ना। 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं उसकी एंट्री पास करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, 6000 डिबेंचर्स, 95 रुपीज मिलेंगे मुझे बैंक में, तो 5,70,000 रुपए बैंक में डेबिट होगा। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। अब ये डिबेंचर्स मैंने देने हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अकाउंट होगा डेबिट। 6000 डिबेंचर्स 5 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए। 6000 डिबेंचर्स 5 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपए। सिस्टमैटिकली समझते चलो, ये क्लियर होता जा रहा है क्या? एक एक एंट्री देखना है, एक एक एंट्री समझनी है। सबसे पहली बिल्कुल बेसिक एंट्री करा दी अंशुल सर ने डिबेंचर इशू करने की, कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। अब चाचा प्रूडेंस क्या कहते हैं कि आपको ना सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग करनी है, बल्कि आपको एंटीसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस की भी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। तो आपको पता है कि 3 सालों में आप ये डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, और जब 3 सालों में आप ये डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो रिडीम करते समय 10 रुपए का प्रीमियम पे करना है, और ये प्रीमियम आपका होने वाला खर्चा है। तो चाचा प्रूडेंस कहते हैं उस खर्चे की भी एंट्री अभी पास करो। अगली एंट्री पास करेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 6000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का लॉस होगा आपका, है ना। उसकी एंटीसिपेटेड एक्सपेंस है ना, उसकी एंट्री अभी करनी है, प्रोविजन करना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 60,000। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? चेक करो। लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000। ये सब कुछ हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जिस दिन हमने डिबेंचर इशू किए हैं। अच्छा भूलना मत, अब देखो अगर घर में शादी है तो बाजे भी बजेंगे, मेहंदी भी लगेगी, हल्दी भी होगी, शहनाई भी बजेगी, डोली भी उठेगी, सब कुछ होगा। तो अब डिबेंचर अगर इशू की है टन 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 टन, तो डीआरआर की भी एंट्री होगी और डीआरआई की भी होगी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। ये सब 1 अप्रैल को, सब कुछ 1 अप्रैल को। चलो 1 अप्रैल को अब डीआरआर बनाते हैं। डीआरआर 10% बनाना है, किसको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनी को। दिमाग में रखना, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है। कितने का बनाना है? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ठीक है। हमारे पास डिबेंचर्स कितनी फेस वैल्यू के? 6 लाख रुपए के। 6 लाख रुपए का 10% होता है 60,000, 60,000। तो बेटा जी 60,000 का मैंने बनाना है डीआरआर। डीआरआर कहां से बनाते हैं? जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
60,000 टू DRR अकाउंट। 60,000 नरेशन सिंपल लिख सकते हैं, बीइंग DRR क्रिएटेड। क्या कहा बेटा जी मैंने? बीइंग DRR क्रिएटेड। क्लियर हो गया? अब DRR हुआ है, DRI भी करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। DRI कितना बनता है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमारे पास कितने फेस वैल्यू है डिबेंचर के? 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, उसका 15% होता है 90,000। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 90,000। चेक करो, चेक करो। तो जैसे ही हमने डिबेंचर्स इशू किए, ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए, ये सारी एंट्री हुई, ये सबको क्लियर है क्या? चेक करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा 31 मार्च को। अब जैसे 1 अप्रैल को इतने सब कुछ धितिंग हुए ना, 31 मार्च को भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा सर? सबसे पहले डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस पूरे साल हमारे पास 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, उस पर 12% 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। चेक करो, इस पूरे साल हमारे पास 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, उस पर 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। चेक करो, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, परफेक्ट है। अब क्या करना है हम लोगों ने? अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो नॉमिनल अकाउंट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या देखते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे पास जो जो नॉमिनल है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे मार्च 31 को। चलिए, मार्च 31 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहला नॉमिनल अकाउंट है हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट 30,000। हल्का सा ऊपर लेना है मुझे। सबसे पहला है मेरे पास डिस्काउंट अकाउंट 30,000। दूसरा है मेरे पास लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट 60,000। और तीसरा है मेरे पास डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 72,000। तो 30,000, 60,000, 72,000, 1,62,000 हमने डेबिट करना है पीएनएल अकाउंट को। ये चेक करो, 1,62,000 डेबिट करना है पीएनएल को, है ना? कृष्णा भाई अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरुआत से देखो बेटा लेक्चर। ये क्लियर हो गया? प्रोसेस को समझो, ये स्टोरी और प्रोसेस समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन आसान है, पूरा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। हर साल 1/3 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं आपको, है ना? तो अब हम यहां पर 1/3 डिबेंचर्स रिडीम करेंगे मार्च 31 को। ये क्लियर हो गया? पक्का सब जने हैं मेरे साथ? कोई भी पंगा परेशानी चेक करते चलो। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब 2000 डिबेंचर्स हमने रिडीम करने हैं, फेस वैल्यू पहले 12% डिबेंचर में डेबिट कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से हमने एक अकाउंट बनाया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 रुपए। चेक करिएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 रुपए टू, इनको पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट 2,20,000 रुपए, 2,20,000। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर डिबेंचर ही नहीं रहे डिबेंचर ही नहीं रहे तो मैं उसके डीआरआर के बैलेंस का क्या करूंगा, और मैं उसके डीआरआई का भी क्या करूंगा? सिंपल सी चीज है। अगर डिबेंचर चले गए, 1/3 डिबेंचर चले गए तो 1/3 डीआरआर भी कम होगा, 1/3 डीआरआई भी कम होगा। बस ये 2 एंट्री और होगी।
तो मार्च 31 DRR अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं आप? 2 लाख रुपए के डिबेंचर अगर गए हैं तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 20,000 का DRR डेबिट हो जाएगा, उतने से DRR का बैलेंस कम होगा और बैलेंस ऑफ DRR इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। चेक ऑल ऑफ यू। उतना 15% ऑन द डिबेंचर्स रिडीम, उसका हम DRI बेच देंगे। मार्च 31 बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। सर ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, 2000 डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए इंटू 15%, 2000 इंटू 100 इंटू 15%, 30,000 रुपए का DRI माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल। चेक ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर हो रहा है क्या? मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बस आप अपना बेस्ट दो। अब देखो पता है क्या होगा, जस्ट रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एज ऑन 31 मार्च 22 मेरे पास क्या पोजीशन है? 12% डिबेंचर्स अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे, 2 लाख के रिडीम कर लिए, मेरे पास डिबेंचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा बेटा जी 4 लाख रुपीस। ठीक है, मेरे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना बैलेंस बच रहा है? चेक कर लो। सर मैंने DRR बनाया 60,000 क्रेडिट किया था, डेबिट कर दिया 20,000, बचा 40,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो तो क्या ये 40,000 बराबर 10% है क्या? जितने के डिबेंचर्स है उसका 10% है क्या? हाँ जी अंशुल सर। अब मैं लूंगा यहाँ पर DRI का बैलेंस। DRI में कितना बैलेंस है सर? यहाँ देखो डेबिट हुआ था 90 और यहाँ क्रेडिट हुआ 30, बचता है सर 60,000। जरा चेक कर लो तो, इज दिस कमिंग 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स? मेरे पास 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, क्या बराबर उसका 15% 60,000 है क्या? चेक ऑल ऑफ यू। मुझे हर साल ईयर एंडिंग डेट पे बस ये चीजें चेक करनी है। करें दूसरे साल की एंट्री, तीसरे साल की आप करोगे, मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं। ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की एंट्रीज करते हैं, थर्ड ईयर की आप खुद करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ सेकेंड ईयर की एंट्री करते हैं। फर्स्ट ईयर था 21-22, सेकेंड ईयर है 22-23। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि थर्ड ईयर की एंट्री आपने करनी है, मैं नहीं करूंगा अब थर्ड ईयर की एंट्री, ठीक है। अब फोकस करो थर्ड ईयर में क्या क्या होगा, फोकस करो थर्ड ईयर में क्या क्या होगा। सब जने हैं मेरे साथ पक्का 100%? बहुत बढ़िया, क्लियर। सबसे पहले थर्ड ईयर में एक्चुअल में देखो, बस एक करेक्शन यहाँ करना चाहूंगा मैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये वाली जो एंट्री होती है ना बेटा जी, ये हर साल हम अप्रैल में करते हैं, इसको यहाँ से हटा दो, आपके पास डेट चेंज कर लो इसकी, 1 मार्च 22 कर लीजिए। मैं इस एंट्री को यहाँ से हटा देता हूँ। ये एंट्री ना नॉर्मली पास होती है इन अप्रैल। एक छोटा सा करेक्शन कर लेता हूँ, इसको अप्रैल 1 को करता हूँ। तो यहाँ पर DRI का बैलेंस 60,000 नहीं 80,000 बचेगा, लेकिन वो अगले ही दिन, एक दिन बाद में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बस उतना सा करेक्शन है, नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ डिफरेंस। दिस विल बिकम 60,000 सब्सिक्वेंटली, ठीक है। अब चलो, अब हम यहाँ पर अगले साल में ना बेटा जी अप्रैल में और कोई एंट्री होनी नहीं है, सारी एंट्रीज 31 मार्च को ही होनी है ना, एग्री करते हो? क्या होगा, प्रोसेस बनाओ दिमाग के अंदर, क्या होगा? सबसे पहले सर 31 मार्च को ना आप इंटरेस्ट पे करो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रुक जाना, अब यहां पर इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स पे जाएगा? सर 4 लाख के डिबेंचर्स बचे हैं, उसका 12% होता है 48,000,
तो यहाँ पर इंटरेस्ट जाएगा 48,000, चेक कीजिएगा, है ना, बहुत बढ़िया, 48,000 का इंटरेस्ट जाएगा। अच्छा, अब ये जो 48,000 है ये पीएनएल में जाएगा। मार्च 31 पीएनएल अकाउंट डेबिट 48,000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 48,000, चेक कर लो, बहुत बढ़िया, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया, पीएनएल में चला गया, मैटर खत्म। अब विवाह की तैयारी शुरू की रहे, बेटी की विदाई की तैयारी शुरू हो रहे, बेटी की विदाई मतलब और 1/3 डिबेंचर्स रिडीम करने। चलो सर, मार्च 31 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वापस 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं ना, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20,000 का प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, कितना, 2,20,000, बहुत बढ़िया सर। अब जब डिबेंचर ही नहीं रहे तो डीआरआर का क्या करेंगे, डीआरआर भी हटाएंगे। मार्च 31 बैलेंस ऑफ डीआरआर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट जनरल रिजर्व, कितना, 20,000 टू जनरल रिजर्व 20,000। डीआरआई की एंट्री अगले साल आएगी अप्रैल 1 में। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स हम लोग बेचेंगे टू डीआरआई अकाउंट 30,000, चेक ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल। अब करो, फटाक से करो, लास्ट ईयर की एंट्रीज पास। 31 मार्च 2024 की एंट्रीज पास करें आप लोग। 31 मार्च 24 की एंट्रीज करें सभी जने। देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा तगड़ा सेशन लूंगा ना कि मजा आ जाएगा। एंड हियर वी गो, हियर वी गो। अरे करो करो, आलसी अर्चिता, सेम एंट्रीज का नहीं पता मेरे को नहीं पता, मेरे को एंट्रीज चाहिए। बहुत गर्मी है, एंट्रीज का गर्मी से क्या लेना देना। आप तो कॉन्फिडेंटली एंट्रीज पास करें और मुझे बस ये बताएं कि मज़ा आया या नहीं। मुझे तो बस ये बताएं कि सर, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, अब वो पोजीशन बदली है कि नहीं बदली है, बस इतना देखना चाहता हूं मैं। हो जाएंगे बेटा जी, एग्जाम भी आराम से खत्म हो जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो।
चलो बताऊं मैं, सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, अमाउंट होगा कितना। अब आपके पास 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स बचे, 12% के हिसाब से 24,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। चेक करो, इंटरेस्ट का अमाउंट 24,000, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट को आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद यही वाली एंट्री होगी रिडम्पशन की, डीआरआर की एंट्री होगी, और क्योंकि अब ये आखिरी साल है तो ये वाली एंट्री 31 मार्च को ही पास करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट 31 मार्च को ही एंट्री पास होगी। चेक ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हुआ क्या? तो अब मैं लिटरली सुनना चाहता हूं गाइस, जस्ट बी वोकल अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में वोकल होए और मुझे बताएं। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, आप मुझे जेन्युइनली ये बताएं कि मजा आया कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। जो सब जने कह रहे थे ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, सर ये चैप्टर आता नहीं है, अब आप मुझे सिर्फ सबसे पहले ये बताएं कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। जो मैंने आपको समरी बना के दी, वो समरी देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? चेक करें सभी जने। क्रिस्टल क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये समरी इंपॉर्टेंट है ना, ये समरी देख लेना, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे मैं आपको इसका आंसर अभी दे देता हूं, ये आपका सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको आंसर, समरी से आसान हो गया ना, मुझे पता था, इसीलिए देखो कभी भी कोई भी चीज डिफिकल्ट हो ना, उसको इस तरीके से कर लिया करो, बहुत आसान बन जाएगी। मैं आपको आंसर देता हूं आंसर दे रहा हूं मैं आपको इसका। 4,92,800, ठीक है। फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आंसर आ जाए, फोटो ले और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे टैग करें, मेरी आईडी @IMCACS अंशुल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फटाक से मैराथन का शेड्यूल बता दूं सबको। मैराथन के शेड्यूल से पहले कल से हम लोग अगले 4 दिनों में कंपनी अकाउंट्स करने वाले हैं, शाम को 8 बजे मेरा टाइमिंग होगा, कल से 8 बजे कंपनी अकाउंट्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, और ये पूरा मैराथन का शेड्यूल है। प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और ये जो हमारा नया चैनल है एकाग्रता सीए फाउंडेशन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड नाइट, शब्बा खैर।